हेलो फ्रेंड्स, बाबाजी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो फ्रेंड्स, मैं राहुल मिश्रा स्वागत करता हूं आपका बाबाजी स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, इस समय मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूं जीके जीएस सीरीज का वीडियो नंबर 6, जो कि आपके आने वाले किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे आपका एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, या भारतवर्ष का कोई भी ऐसा एग्जाम जहाँ पे जीके जीएस से क्वेश्चन आते हैं, उसके हिसाब से हमारा सेशन मोस्ट हेल्पफुल रहने वाला है। इसके अलावा फ्रेंड्स, इसी चैनल पर डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट बेनिफिशियल होती है। तो हमारे दोनों सेशन को डेली बेसिस पर देखना जरूर ना भूलें और प्रतिदिन अपनी नॉलेज को एनहांस करते रहें। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो यह क्वेश्चन बहुत बार आपके सामने यह रिपीट हो चुका है दूसरे दूसरे फॉर्म में आकर। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, अब तक आपको पता चल गया होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति शिव की पूजा किया करते थे। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, सही मिलान करें। सही मिलान मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगन और लोथल, इन सब में सही मिलान करना है। तो आप याद करिए, मैंने आपको मोहनजोदड़ो के बारे में पिछली लेक्चर्स में बता रखा है कि मोहनजोदड़ो में आपका क्या मिला था, एक विशाल स्नानागार मिला था। तो इन क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है मैं आपको बताता हूँ। अब आपको मोहनजोदड़ो के अलावा इन तीनों ऑप्शन के बारे में कुछ अता पता नहीं है, बस आपको पता है मोहनजोदड़ो के बारे में। तो अब मोहनजोदड़ो यानी ए का मिलान 4 से हो रहा है। तो अब आपके जो ऑप्शंस दे रखे हैं, इन ऑप्शंस में चेक करिए कि कहाँ पे ए का मिलान 4 से कहाँ पे हो रहा है। तो आपको ऑप्शन नंबर ए दिखेगा जिसमें ए का मिलान 4 से हो रहा है। उसके अलावा आप यहाँ पे देखिए, बी में ए का मिलान 3 से हो रहा है, सी में ए का मिलान 2 से हो रहा है, डी में ए का मिलान 1 से हो रहा है, लेकिन ए में क्या हो रहा है, ए में ए का मिलान 4 से हो रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। अब इसी के अनुसार आप लगा लीजिए, बी का मिलान होगा ए के साथ, फिर से आपका सी का मिलान होगा 3 के साथ और डी का मिलान होगा 2 के साथ। इससे हमको कोई इशू नहीं है। इशू यह है कि आपको यह पता है सिर्फ एक के बारे में, तो अब बस उसको पकड़ के चलिए, उसका सही मिलान कर दीजिए, उसके बाद सारे आंसर करेक्ट हो जाएंगे। तब का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो विशाल स्नानागार मिला था, हड़प्पा क्या था, पुजारी की मूर्ति मिली थी, कालीबंगन से क्या मिला था, जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले थे, लोथल क्या था, तो लोथल एक प्रकार का बंदरगाह था। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को टेकल करना है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी होती थी? तो मैंने आपको बता रखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहरों की गलियां होती थी वह चौड़ी और सीधी होती थी और इनके सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। यह एक नगरीय सभ्यता थी जिसे आज हम शहरी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किस नदी के किनारे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेष पाए गए थे? तो आपको बता दें कि सैंधव सभ्यता यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह एक बहुत ही विस्तृत भूभाग पर फैली हुई है और यह एक त्रिभुजाकार रूप में फैली हुई है अपने पूरे पृथ्वी पर। ठीक है, आपको बताएं कि इसका जो उत्तरतम बिंदु है यानी उत्तर का जो बिंदु है वह मांडा है, जो कि जम्मू कश्मीर में है, और जो दक्षिण का बिंदु है यह सुतकांडेडोर है, जो कि आपके मरकान तट के पास स्थित है। आपको बताएं कि सिंधु घाटी सभ्यता में अब तक 2000 से ज़्यादा स्थल खोदे जा चुके हैं और सबसे ज़्यादा जो इसके साक्ष्य मिले हैं वो आपको इसके रावी एवं सिंधु नदी के तट पे ही सबसे ज़्यादा इसके साक्ष्य मिले हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कि निम्न में से किस नदी के किनारे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेष पाए गए? तो सबसे ज़्यादा रावी और सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेष पाए गए। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी ही नहीं जा चुकी है। उसकी जो हम लोग राइट टू लेफ्ट लिखते हैं ना, जो हम लिखते कैसे हैं, इधर से इधर की ओर लिखते हैं, लेकिन उसकी लिपि जो लिखी गई है वह इस साइड से लिखी गई है, यानी कि राइट टू लेफ्ट। हम लोग लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, वे लोग राइट टू लेफ्ट लिखा करते थे, लेकिन इसकी जो लिखावट है वह अभी तक किसी भी लिपि से मैच ही नहीं की गई, दुनिया की कोई भी लिपि से मैच नहीं हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए कि इसकी जो लिपि है यह अज्ञात है, यानी इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस तरह की लिपि में पढ़ाई किया करते थे, किस तरह से IAS वाईएएस बना करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक विशेषता है? तो आपको बता दें कि भारतीय संविधान की एक विशेषता क्या है। तो एक विशेषता है भारतीय संविधान की, जो कि आप सबको पता होनी चाहिए कि यह क्वेश्चन है, एक विशेषता नहीं है,
मैंने गलत पढ़ लिया, भारतीय संविधान की एक विशेषता नहीं है। ठीक है, माफ करिएगा फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आपको इसकी विशेषता तो पता होनी चाहिए। तो आपको मैंने बताया है यह एक संसदीय सरकार है, यह इसकी विशेषता है भारतीय संविधान की। यहाँ पर एक स्वतंत्र न्यायपालिका है, यहाँ की सरकार संघीय सरकार है। लेकिन आपका जो ऑप्शन नंबर सी बच गया वह अध्यक्षीय सरकार यहाँ पे नहीं है। तो भारतवर्ष के संविधान की क्या विशेषता है कि यहाँ पर अध्यक्षीय सरकार नहीं है, यही भारतवर्ष की संविधान की विशेषता नहीं है। इसके अलावा संसदीय सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, संघीय सरकार, ये सारे भारतवर्ष की विशेषता है। तो अब यह अध्यक्षीय सरकार कहाँ की विशेषता है? तो आपको बता दूं मैं कि अध्यक्षीय सरकार जो है यह यूएसए और फ्रांस की विशेषता है, यानी कि यूएसए और फ्रांस में अध्यक्षीय सरकार पाया जाता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, एकात्मक एवं संघात्मक सरकार के वर्गीकरण का आधार क्या होता है? तो सबसे पहले एकात्मक एवं संघात्मक सरकार के बारे में मैं आपको थोड़ी डिटेल बता देता हूं। तो आपको बताएं कि एकात्मक शासन में सभी शक्तियां केंद्र के हाथ में निहित रहती है तथा राज्य उनके अभिकर्ता के रूप में काम करते हैं, जबकि संघीय सरकार में केंद्र व राज्य की इकाइयों के बीच शक्तियों का विशिष्ट रूप से विभाजन किया जाता है। तो यही है एकात्मक एवं संघात्मक सरकार के वर्गीकरण का आधार, यानी कि केंद्र व राज्यों के बीच का संबंध। केंद्र एवं राज्य, एकात्मक यानी केवल केंद्र और संघात्मक यानी कि केंद्र एवं राज्य दोनों मिलकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत क्या संविधान है? तो भारत का संविधान यूं तो कहने के लिए आपका संघात्मक है, लेकिन एक्चुअल में भारत का संविधान जो है वह अर्ध संघात्मक है। क्यों अर्ध संघात्मक है? क्योंकि भारतीय संविधान में शक्ति में पृथक्करण के सिद्धांतों का कठोरता से निर्वहन नहीं किया जाता है। आपातकाल की स्थिति में या कुछ ऐसे भी पल होते हैं जिस समय सारी शक्तियाँ एक व्यक्ति के हाथ में निहित होती है, यानी कि राष्ट्रपति के हाथ में निहित होती है। यह परिस्थिति में यह एकात्मक व्यवस्था की तरह व्यवहार करता है, न कि संघात्मक व्यवस्था की तरह। इसी कारण भारत का जो संविधान है वह अर्ध संघात्मक है। राइट आंसर आपका अर्ध संघात्मक होगा। अभी तक आप संघात्मक जानते होंगे, लेकिन एक्चुअल में भारत का संविधान अर्ध संघात्मक है, संघात्मक नहीं है। क्यों संघात्मक नहीं है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन संसदीय सरकार के अतुलनीय विशेषता है? तो संसदीय सरकार की अतुलनीय विशेषता क्या है यह आपको बताना है। तो संसदीय सरकार की जो अतुलनीय विशेषता है वह कार्यपालिका और विधायिका का संलयन है, यानी कार्यपालिका एवं विधायिका का संलयन आपके संसदीय सरकार की अतुलनीय विशेषता है। अब यह कार्यपालिका एवं विधायिका क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इस विशेषता में कार्यपालिका का निर्माण विधायिका के अंदर से ही होता है तथा कार्यपालिका लोकप्रिय सदन अर्थात लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, लोकतांत्रिक समाजवाद का क्या उद्देश्य होता है? तो लोकतांत्रिक समाजवाद एक राजनीतिक विचारधारा होती है दो राजनीतिक लोकतंत्र के साथ उत्पादन के साधनों के सामाजिक स्वामित्व की वकालत करती है। यही लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य होता है। तो क्या होगा आपका राइट आंसर? लोकतांत्रिक साधनों द्वारा समाजवाद की स्थापना लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? तो आपको बता दूं मैं, अरुण ग्रह की जो खोज है वह किए थे आपके विलियम हर्शले साहब। विलियम हर्शले साहब ने अरुण ग्रह की खोज की थी। अब यह सवाल आता है कि अरुण ग्रह की खोज कब की गई थी? तो आपको मैं बताऊं, अरुण ग्रह की जो खोज की गई थी वह सन 1781 ईस्वी में की गई थी विलियम हर्शले साहब द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, नेपाल भारत के अलावा किस देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? यानी कि नेपाल जो है वह भारत के अलावा किस देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो नेपाल भारत के अलावा ऊपर में चाइना के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अगर भारत की बात करें तो भारत इन चारों देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, चीन के साथ, भूटान के साथ, बांग्लादेश के साथ, अफगानिस्तान के साथ। भारत यहाँ तक भूटान की जो सैन्य व्यवस्था है वह सारा कुछ भारत ही देखता है। अगला क्वेश्चन, किस दिन पृथ्वी सूर्य के समीप होती है? तो पृथ्वी सूर्य के समीप किस दिन होती है? जिस दिन उपसौर की घटना होती है।
फ्रेंड्स मैंने आपको एक और टर्म पढ़ाया था पहले, अपसौर। क्या पढ़ाया था मैंने? अपसौर। अपसौर की घटना किस दिन होती है यह आपको बताना है, लेकिन यह जो मैं आपको बता रहा हूँ यह उपसौर की घटना के बारे में बता रहा हूँ कि जिस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे समीप होती है उस दिन को अपसौर का दिन कहा जाता है। और यह जो घटना घटित होती है यह घटित होती है आपकी 3 जनवरी को। प्रत्येक वर्ष 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे समीप होती है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इस दिन तो पृथ्वी सूर्य के सबसे समीप होती है, फिर भी आप हमें इस समय ठंडी का एहसास क्यों होता है? तो इसका रीज़न मैं आपको बताऊं क्या होता है। इसका रीजन मैं आपको बताऊं कि पृथ्वी जो है ना चक्कर लगाते हुए दीर्घवृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाती है। सूर्य के नज़दीक होता है लेकिन क्लाइमेट चेंज के कारण इस दिन हमें ठंडी लगती है। अगर मैं आपको इसके एक 3D एनिमेशन से इसकी वीडियो बना कर दूंगा कि पृथ्वी सूर्य के सबसे समीप होती है फिर भी हमें ठंड का एहसास जनवरी के महीने में क्यों होता है, इसको मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा। शायद अभी यहाँ आप नहीं समझ पाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसकी वीडियो 5 से 7 मिनट की बनेगी, वहाँ पे मैं आपको एक अच्छे से डिटेल में बताऊंगा कि पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है 3 जनवरी को, फिर भी हमें ठंड क्यों लगती है। ठीक है, तो आप देखते रहिए बाबाजी स्टडी को। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है? तो सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नज़दीकी तारा जो है, अच्छा चलिए, पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा कौन है? पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा कौन है? अभी तक आपको क्वेश्चन देख के पता चलना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन में ही लिखा है कि सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे नज़दीकतम तारा, यानी कि पृथ्वी का सबसे नज़दीकतम तारा क्या हुआ? सूर्य हुआ, निकट का तारा। और इसके बाद जो सबसे नज़दीक का है वह है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना होता है? तो सूर्य का पृष्ठीय तापमान जो होता है वो होता है आपके 6000 डिग्री सेल्सियस। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा शब्द अशोक, इमली और कोरल के वानस्पतिक नाम के जैसा है? आपको मैं बताऊं कि अशोक का जो वानस्पतिक नेम है, यानी कि आपका साइंटिफिक नेम है, ठीक है, अशोक का, उसको सराका इंडिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सराका इंडिका। अशोक को वानस्पतिक नाम है, यानी कि साइंटिफिक नेम मानो आप, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें इमली की, तो इमली को टर्मिनेलिया इंडिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टर्मिनेलिया। यहाँ पर मैं लिखता हूँ टर्मिनेलिया, टर्मिनेलिया यह ल है, ठीक है, इंडिका। और बात करें वहीं कोरल की, तो कोरल को आपको इर्थीरिया इंडिका कहा जाता है। यानी कि इन तीनों में क्या कॉमन हो गया? तो इन तीनों में इंडिका शब्द कॉमन हो गया, तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा कि निम्न में कौन सा शब्द अशोक, इमली और कोरल के वानस्पतिक नाम के जैसा है? तो वह है आपका इंडिका। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 17 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, दो निकायों के बीच उष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है? तो दो निकायों के बीच उष्मा की प्रवाह की दिशा उन दोनों के तापमान, यानी कि अपने अपने तापमान पर निर्भर करती है। आपको बताएं कि उष्मा हमेशा उच्च ताप से वस्तु की निम्न ताप की वस्तु की ओर प्रवाह करती है, इसलिए उष्मा के प्रवाह की दिशा निकायों के तापमान पर डिपेंड करती है। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, वातावरण के अंदर क्षैतिज उष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है? तो वातावरण के अंदर क्षैतिज उष्मा अंतरण को अभिवहन कहा जाता है, जिसे हम एडवेक्शन कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, रदरफोर्ड का, यहाँ पर छूट गया, अल्फा कण प्रकीर्णन। क्या? रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग संबंधित है, किससे संबंधित है? तो सबसे पहले रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन सुनिए ध्यान से। रदरफोर्ड ने सोने की बहुत पतली परत पे अल्फा कणों का बमबारी कराया। अल्फा कण का वहाँ पर बहुत सारे बमबारी कराया सोने की पतली परत पे। इसे रदरफोर्ड के प्रसिद्ध अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के नाम से जाना जाता है। इस प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रतिपादित किया। रदरफोर्ड ने क्या किया? परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रतिपादित किया।
तो रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन किससे संबंधित है? तो यह परमाणु से संबंधित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आज के 20 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलता हूँ अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।